Hello students, this is one more lecture related to chapter electrostatics. In today's lecture, let us discuss about the important device called as Van de Graaff generator. Right? Normally इस पे 4 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा, मैक्सिमम टाइम्स डायग्राम ही आता है, तो हम लोग थोड़ा डायग्राम पे ज्यादा ध्यान देके पढ़ेंगे. ये जो डिवाइस है, इट इज अ सोर्स ऑफ वेरी 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 हाई पोटेंशियल डिफरेंस. Potential difference of the order 10 raised to 7 volt या 10 मेगावोल्ट इसे बोल सकते. एक सोर्स है ऑफ वेरी वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस. तो हम लोग इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है वो देखते हैं. देखो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सिंपल. मैं आपको दो फॉर्मूले देता हूँ. एक फॉर्मूला है सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया. ध्यान से सुनो, यहाँ कोई फॉर्मूला लिखा नहीं है मेरे सामने, इसलिए सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी. राइट? ओके. मानो चार्ज Q is residing on the spherical surface. Charge Q is residing on the spherical surface. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, Q upon 4 pi r square. Q upon 4 pi r square, where r is the radius of sphere. ठीक है? तो क्लियरली दिख रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस. सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस. ठीक है? अभी मैं क्या करता हूँ, स्फीयर का सरफेस एरिया धीरे 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 कम करता हूँ. तो मैं स्फीयर को धीरे 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 रिड्यूस करते गया एंड लेट द स्फीयर इज मेड मार्बल ऑफ द रिफिल. रिफिल का जो पॉइंट होता है ना, लेट इट बी दैट स्फीयर. मैंने जो चार्ज प्रोवाइड किया था वो नहीं बदला. तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला था. मैंने क्या किया, धीरे धीरे स्फीयर को रिड्यूस करते गया, चार्ज उतना ही रखा. तो जो बड़ा स्फीयर था, मैंने अभी स्फीयर को कहाँ रखा, टिप ऑफ द रिफिल हो गया, तो रेडियस बहुत कम हो गया. क्लियर अंडरस्टैंडिंग क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ते गया. तो यहां से मैंने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि पॉइंटेड इलेक्ट्रोड्स पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है. पॉइंटेड इलेक्ट्रोड्स पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है. एक स्टेटमेंट हम लोगों ने गया, देखो पीछे, 1 मिनट वापस जाता हूँ पीछे. यहाँ देखो पांचवा पॉइंट था, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ कंडक्टर कुड बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट. ये उसका जस्टिफिकेशन है. मैं वापस बोलता हूँ, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है. आप ये कंस्ट्रक्शन सिंपल, आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा. मैंने क्या किया, चार्ज स्फेरिकल सरफेस को प्रोवाइड किया Q, जो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर पे रिसाइड हो रहा. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर. अभी मैं धीरे धीरे स्फेरिकल सरफेस एरिया कम करते जा रहा हूँ, और मैंने स्फीयर कितना छोटा कर दिया, टिप ऑफ द रिफिल, जो मार्बल होता है छोटा सा. चार्ज तो उतना ही है, सरफेस फॉर दैट चार्ज टू रिसाइड बहुत कम हो गया. तो अंडरस्टूड है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ गया. इसे क्लियर अंडरस्टैंडिंग होता है, पॉइंटेड इलेक्ट्रोड्स का सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है. ये पहला स्टेटमेंट याद रखो. दूसरा स्टेटमेंट, मैं वापस फॉर्मूला लेता हूँ पोटेंशियल का. पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r. V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, जो हम लोगों ने डिराइव किया.
अगर हम लोग आर कम करते जाएंगे तो वी बढ़ते जाएगा, आर कम करते गए तो वी बढ़ते जाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग है, जितना आप सरफेस एरिया कम करोगे उतना आर कम होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा और पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि आर कम हो रहा है तो पोटेंशियल बढ़ेगा। पोटेंशियल बढ़ेगा, इसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि पॉइंटेड इलेक्ट्रोड्स का सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है और वो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है उसका पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा होता है। तो पॉइंटेड इलेक्ट्रोड्स का टिप पे जो चार्ज होता है वो अनस्टेबल होता है, चार्ज अनस्टेबल होता है, तो चार्ज लीकेज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर चार्ज लीकेज के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए तो हम लोग देखते हैं स्पार्क जो होता रहता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क, इलेक्ट्रिक स्पार्क कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, पॉइंटेड इलेक्ट्रोड्स को स्ट्राइक करते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक शॉक का पार्ट, तो पॉइंटेड इलेक्ट्रोड्स यूज किया जाता है। तो जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वही वर्किंग प्रिंसिपल इस डिवाइस का है। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में, बस इतना ही। Surface charge density is always very large at the pointed ends of the conductor, टिप पे। When particles of the air come in contact with these pointed electrodes, मतलब एयर पार्टिकल अगर स्ट्राइक करे उनको तो ये चार्जेस इमीडिएटली लूज हो जाते हैं या डिटैच हो जाते हैं, तो आपको स्पार्क दिखाई देता है। उस स्पार्क को बोला जाता है कोरोना डिस्चार्ज। ये कोरोना नहीं, हाँ, कोरोना डिस्चार्ज, ये बहुत पुराना नाम है, मतलब क्राउन जैसे। दिस डिस्चार्ज प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक वाइन, क्योंकि जो चार्ज डिटैच हो गया, पॉइंटेड इलेक्ट्रोड्स पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, जो डिटैच हुआ है वही चार्ज प्रेजेंट है। तो डिटैच चार्ज एंड चार्ज रिमेनिंग ऑन द पॉइंटेड इलेक्ट्रोड्स आर द लाइट चार्जेस। तो जो भाग रहा है उसको भगाया जाएगा, जिसको भगाया जाएगा, बराबर है। ओके, वैसे तो जो लीक चार्ज है और जो चार्ज वापस पॉइंटेड इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट है, देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम, एंड दैट इज व्हाई डिटैच चार्ज का कोई फ्लो मिलता है, उसको इलेक्ट्रिकल वाइंड बोलते हैं। So discharge produces the electrical wind and it takes the charges away from the pointed electrodes. Right? Okay. दूसरा statement, if charge conductor is brought in internal contact with the hollow conductor, अगर हम लोग ने ये जो इलेक्ट्रिकल वाइंड है उसको एक कंडक्टिंग सरफेस प्रोवाइड किया तो ये कंडक्टिंग सरफेस पे जाके रिसाइड हो जाता है। तो जैसे जैसे कंडक्टिंग सरफेस पे जाके रिसाइड होते रहेगा वैसे वैसे कंडक्टिंग सरफेस का पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टिंग सरफेस टू द वैल्यू 10⁻⁷ वोल्ट। ये है इसका सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल वैन डी ग्राफ जनरेटर का। इसका कंस्ट्रक्शन देखो क्या है। इसका कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे लुक अवेलेबल है गूगल इमेजेस में। आप कोई भी कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो ड्रॉ करोगे वही आपको एक्सप्लेन करना है कंपल्सरी, तो अकॉर्डिंगली ड्रॉ करो। डायग्राम में देखो, ये P1 एंड P2 जो दिख रहे हैं ये ब्रिक वॉल है, ये ब्रिक वॉल है दोनों, राइट। इसके ऊपर ये मेटल डोम रखा है, स्पेरिकल सरफेस है लेकिन ये मोर देन 50% है, उसको डोम बोला जाता है। ये ब्रिक वॉल है, ये वर्टिकल सेक्शन है ना उस डायग्राम का। वर्टिकली अगर हम लोग कट करेंगे तो डायग्राम ऐसे दिखेगा। ये ब्रिक वेल है, एक्चुअली ब्रिक वेल है। वर्टिकली कट करेंगे तो दो वेल का वॉल्स दिखाई देगा, P1 एंड P2। इसके ऊपर ये डोम रखा है, मेटल डोम रखा है, ये मेटल डोम है, मोर देन 50% स्पेरिकल, ये यहाँ पे रखा है। क्लियर? ओके। उसके बाद में ये जो डोम है उसका सेंटर पे ये एक पुली है और ये बॉटम पे एक पुली है। जैसे फ्लोर मिल में होता है ना, वैसे दो पुलीज है। ये एक पुली यहाँ सेंटर पे रहता है डोम पे और ये नीचे एक पुली है, और ये दोनों पुली के ऊपर एक नायलॉन बेल्ट रन होता है जो फ्लोर मिल में रहता है, आटे का चक्की में रहता है ना वही, ऐसे ये नायलॉन बेल्ट इसके ऊपर रन होता है।
और उसको रन करने के लिए बाहर से एक मोटर अटैच करते हैं, बाहर से एक मोटर अटैच करते हैं जो डायग्राम में नहीं दिखाया। फिर इस नायलॉन बेल्ट के यहाँ नियर एक मेटल कोम है, एक कंघी रहता है, मेटल कोम है ये वाला। ये मेटल कोम को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ हाई टेंशन सप्लाई कनेक्ट किया है और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ हाई टेंशन सप्लाई अर्थ को कनेक्ट किया गया है। ठीक है। फिर वहां यहाँ पे भी एक मेटल कोम है, ये बहुत क्लोज रहता है, कांटेक्ट में नहीं रहता लेकिन बहुत क्लोज रहता है। और ये मेटल कोम को इस डोम को अटैच किया गया, राइट। और बाजू में एक गन है, ये गन है, ये गन टारगेट पे फोकस रहता है। नॉर्मली ये रेडियो एक्टिविटी में यूज होता है। तो जिसका आपको स्टडी करना है उसको टारगेट बोलो, जिस सब्सटेंस का स्टडी करना है उसको टारगेट बोलो। ये यहाँ रखा रहेगा, ये मेटल गन है और ये यहाँ आयन प्रोड्यूस करते हैं। और इस आयन को विथ वेरी वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाता है थ्रू दिस ट्यूब। तो टू एक्सेलरेट विद द वेरी वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस यूज किया जाता है जो यहाँ प्रोड्यूस किया जा रहा है। और ये जो चार्ज है ये लीक नहीं होना चाहिए, ये चार्ज लीक नहीं होना चाहिए। तो ये जो सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग नाइट्रोजन गैस से फिल किया जाता है और बाहर से ये वापस से कोटिंग दिया है, मेटल कोटिंग है, शील्डिंग है। अगर ये शील्डिंग रहेगा तो बाहर से डैमेज नहीं होगा। तो ये डायग्राम 1.5 मार्क के लिए और ये लेबलिंग 1/2 मार्क के लिए, ऐसे ये डायग्राम 2 मार्क के लिए आता है। अभी तक तो डायग्राम ही आया है एग्जाम में। तो ऐसे कंस्ट्रक्शन लिखते समय क्या करने का, बोलने का कि दिस डिवाइस कंसिस्ट द फॉलोइंग पार्ट, और पार्ट वाइज लिखने का, तो लिखने को आसान हो जाता है। तो मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया मैं वापस यहाँ से पढ़ता हूँ। ये देखो पार्ट्स में, क्योंकि पार्ट्स में नहीं लिखेंगे तो कंपोजिशन लिखना पड़ेगा और कंपोजिशन में रिलेट करना पड़ता है। कैसे देखो, मेटल डोम है जो मैंने बोला, अभी मैं पढ़ता नहीं हूँ, यहाँ से खाली पार्ट बोलता हूँ। मेटल डोम मैंने बोला, पुलीज बोला, बेल्ट बोला, मेटल कम्स बोला, मेटल कोम बोला, राइट। फिर डिस्चार्ज ट्यूब बोला, स्टील टैंक जो बाहर से पूरा इसको एनवेलप है। और ये जो दिख रहा है ना कंस्ट्रक्शन, ये यहाँ तक नीचे वाला पार्ट, यहाँ से नीचे वाला पार्ट ये अर्थ में रहता है, ऊपर नहीं रहता है। मैक्सिमम टाइम्स इतना ऊपर रखते हैं। तो लीकेज ऑफ चार्ज की वजह से अगर कुछ डैमेजेस एक्सपेक्टेड है तो रिड्यूस किए जाते हैं। ये जो वैन डी ग्राफ जनरेटर है आपको सलून में भी मिलेगा। सलून में अपने जो सर के बाल है उनको स्ट्रेट करने के लिए, स्ट्रेटनिंग द हेयर्स, मतलब हेयर स्टाइल के लिए इसका यूज होता है। आप गूगल में जाओ, टाइप करो वैन डी ग्राफ जनरेटर और इमेजेस में जाओ, तो उसमें आपको दिखेगा कोई पर्सन सलून में इस डोम के ऊपर हाथ रखा है, उसके बाल पूरे ऐसे खड़े हो गए, ऐसे आपको एक पोस्टर दिखाई देगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो पोस्टर को ही आपको ऐड करके रिमाइंड करके देगा, क्योंकि ये टॉपिक यहाँ खत्म होने जा रहा है। इसके बाद में जो लेक्चर आएगा उसमें आपको याद से उस पोस्टर डाल देगा। अभी वर्किंग कैसे रहता है देखो यहाँ पे। ओके, ये वर्किंग है, आप बाद में पढ़ लो। वर्किंग बहुत प्रिसाइज है, मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जितना मैं एक्सप्लेन करेगा उसका 20% ही लिखना है, याद रहे, पूरा डिटेल में नहीं लिखना है। तो ये 20% है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा। ये छोटा डायग्राम है, बड़ा डायग्राम लेता हूँ। देखो क्या होता है इसमें। अभी क्या होगा, ये जो कोम के टिप्स है यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि ये हाई टेंशन बैटरी है। इस हाई टेंशन बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कोम को अटैच है और नेगेटिव टर्मिनल अर्थ किया है। अगर नेगेटिव टर्मिनल अर्थ को कनेक्ट कर दिया तो नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज इस कोम का, इस कंघी का टिप्स पे आ जाएगा। तो टिप्स पे लार्ज चार्ज इज रिसाइडिंग ऑन अ स्मॉल सरफेस एरिया, तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा है और ज्यादा चार्ज कम एरिया पे रिसाइडिंग है, तो पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है, तो चार्ज अनस्टेबल है यहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ से अगर कोई एयर पार्टिकल जा रहे आसपास, इस पार्ट से अगर एयर पार्टिकल्स पास हो रहे, तो यहाँ का ये पॉजिटिव चार्ज डिटैच होगा
पॉजिटिव चार्ज डिटैच होगा, इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। अभी जो पॉजिटिव चार्ज डिस्चार्ज हो गया, वापस पॉजिटिव चार्ज टिप पे आ जाएगा। तो डिटैच चार्ज को जो नया चार्ज आ गया वो रिपेल करेगा, हिट करेगा, और वो डिटैच चार्ज इस नायलॉन बेल्ट पे आ जाएगा। जैसे ये डिटैच चार्ज नायलॉन बेल्ट पे आ जाएगा, ये जो है सिस्टम अंदर का पुली और बेल्ट, ये रोटेट हो रहा है ऐसे। तो ये पूरा चार्ज धीरे धीरे ये डिटैच होते रहेगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। या चार्ज डिटैच होगा, नया चार्ज आएगा, उसको रिपेल करेगा, तो यह चार्ज थ्रो होते रहेगा बेल्ट पे। ये बेल्ट ये चार्ज यहाँ पे लेके आएगा, देखो कर्सर फॉलो करो, ये डिटैच चार्ज यहाँ पे आते रहेगा। ये इलेक्ट्रिक मोटर से रन होता है, जैसे चक्की में होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो होगा क्या, ये कंघी का टिप पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और पॉजिटिव चार्ज बाहर से इंड्यूस होगा। ध्यान रहे, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैपेसिटर का कंसेप्ट याद करो, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो टिप पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और पॉजिटिव चार्ज बाहर का सरफेस पे इंड्यूस होगा। अभी मैं जो लैंग्वेज यहाँ बोल रहा हूँ, ऐसे कंटेंट में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। कंटेंट में थोड़ा अलग लैंग्वेज है, लेकिन आपको अभी मार्क्स से मतलब है तो वही लैंग्वेज से लिखो। कंटेंट में क्या रहेगा, कंटेंट में वो बोलेंगे कि ये कंघी जो है ये पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट करेगा और बाहर का सरफेस पे भेजेगा, ऐसे लैंग्वेज रहेगा। लेकिन साइंस वैसे नहीं है। वापस में बोलते ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्जेस को कलेक्ट करेगा और आउटर सरफेस पे भेज देगा, ऐसे कंटेंट का लैंग्वेज है। प्रैक्टिकली वैसे नहीं होता है। प्रैक्टिकली क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, ये फ्री थोड़ी ना होता है, ये डेफिशिएंसी है, तो ये कलेक्ट कैसे होएगा ऐसे लैंग्वेज में। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, आपको मार्क्स से मतलब है तो वैसे लिखो जैसे कंटेंट में। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ के जो एटम्स है वो स्प्लिट होंगे इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन में। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस होगा, जो हम लोगों ने कैपेसिटर का प्रिंसिपल में पढ़ा था वैसे होती जाएगी। तो ये नेगेटिव इंड्यूस चार्ज ये पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करते रहेगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस होते रहेगा। फिर ये बेल्ट यहाँ पे खाली हो गया, ब्लैंक बेल्ट देखो इधर से आएगा, ये ब्लैंक बेल्ट आ रहा है, ब्लैंक बेल्ट आ रहा है, यहाँ पे आएगा, यहाँ से चार्जेस को उठाएगा, यहाँ पे लेके आएगा, यहाँ ये न्यूट्रलाइज हो रहा है, वापस आएगा। सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूस। तो एवरी टाइम टू न्यूट्रलाइज दिस पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ डोम एग्रीवेट धीरे 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 बढ़ेगा। सरफेस एरिया अवेलेबल तो उतना ही है, लेकिन सरफेस चार्ज बढ़ रहा है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा और पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ये चार्ज लीक नहीं होना चाहिए यहाँ, इसीलिए बाहर से नाइट्रोजन गैस फील रहेगा और प्रेशर भी कम रखते हैं। So this is how dome is made source of very high potential difference. अगर आपको किसी टारगेट का स्टडी करना है तो यहाँ आयन प्रोड्यूस होता है, उस आयन को धक्का देना है नीचे से नीचे, तो ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस इस आयन को एक्सेलरेट करता है, वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस है, और वो ये एक्सेलरेटेड आयन नीचे आएगा और किसी टारगेट का न्यूक्लियस पे स्ट्राइक होगा, तो आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ सकते हो। दिस इज हाउ द डिवाइस वर्क। ध्यान रहे, मैंने जितना एक्सप्लेन किया ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस था, आपको उतना ही लिखना है जितना यहाँ पे दिया गया। कंस्ट्रक्शन पार्ट्स में लिखो, अगर आपको एग्जाम में टाइम नहीं मिला तो एटलीस्ट पार्ट का लेबल हेडिंग तो लिख के आने का, ये अंदर का पार्ट जाने दो, लेबल हेडिंग लिख के आने का। एट द मोस्ट आपका आधा मार्क ही कम होगा। फिर ये वर्किंग है, ये कंप्लीट कर लो और बाद में यूजेस एंड डीमेरिट्स करो। ये सिंपल है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन करो। डिस्प्लेसमेंट करंट मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। सो दिस इज हाउ थ्योरी पार्ट ऑफ द चैप्टर गेट्स ओवर हियर। अभी नेक्स्ट लेक्चर से इन बिटवीन में आपको सॉल्व न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करेगा, सॉल्व करके आपको दिखाएगा और एक्सप्लेन करेगा। आपको उनको कॉपी करना है और लॉग टेबल का पार्ट आपको ही करना है, मैं आपको लॉग टेबल से नहीं देगा। फॉर्मूला, डिस्क्रिप्शन, सब्सटीट्यूशन, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन और लॉग का पार्ट आप करोगे और आंसर वेरीफाई या टैली करोगे। ठीक है, थैंक यू।